मेटल के क्रिस्टल लैटिस में अगर हम जो बीच बीच में ट्रैप्स हैं उनमें छोटे एटम को ट्रैप करा लें, ठीक है, स्पेसेस हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उस टाइप के ऑब्टेन कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें डेफिनेशन पूछ दी जाती है इनकी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। वन वर्ड्स में इस तरीके से 1 मार्क्स में डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसी में आयनिक कैरेक्टर कम है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट उस स्पीसीज का ज्यादा होगा जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात कुछ ऐसी हो गई कि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड होता है। तो दो स्पीसीज में अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको ज्यादा टेंपरेचर लगाना पड़ेगा उनको मेल्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगला हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखते हैं। आपने बहुत कई बार इसके एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए होंगे। आपने जो टाइट्रेशन किया हुआ है वो KMnO4 के लिए ही टाइट्रेशन किया हुआ था, पिंक कलर का KMnO4, ठीक है। उसके कलर को बेसिकली हम लोगों ने चेंज किया था, लाइट पिंक में कन्वर्ट किया था ना, ऑक्सैलिक एसिड से किया होगा, मोहर सॉल्ट से किया होगा, ठीक है। तो टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में आप इसको पढ़े होंगे, बट एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग डी एंड ब्लॉक चैप्टर के थर्ड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं, अब ये चैप्टर जो है वो एंडिंग की तरफ अप्रोच कर चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर में जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कोई कंपाउंड उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से मैग्नेटिक सब्सटेंस बना सकते हैं। आपने देखा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी एंड ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये कलर फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था अलग अलग ऑर्बिटल्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा था कि अगर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इसका मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, और वो जो कंपाउंड बनाएगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एटम, ठीक है, किसी दूसरे के साथ मिलकर जब कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड का कुछ ना कुछ कलर होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आयन जो है वो कलर्ड है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कलर्ड है या मैग्नेटिक है। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानने वाले हैं, जिसमें आप पहली प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं जनरली। पहले अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो हमारे सामने मान लेते हैं एक मेटल का कुछ इस तरीके का क्रिस्टल लैटिस अवेलेबल है। इसमें छोटे छोटे मेटल्स के एटम्स अवेलेबल होंगे। आपने इतना बड़ा मेटल का पार्ट कट कर लिया, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे मेटल के एटम्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या है कि इनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस अवेलेबल है ना। आपने यहाँ देख रखा होगा कि इनमें छोटे छोटे स्पेस हैं। इन स्पेसेस में छोटे छोटे एटम्स को अगर हम लोग फिल करा दें, जैसे कि हम लोग स्मॉल साइज के जो स्मॉल रेडियस के एटम हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ये कुछ एलिमेंट हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, इवन अगर इन एलिमेंट्स को इन बीच में जो बीच बीच में स्पेसेस थे इनमें अगर ट्रैप करा दिया जाए तो जो मेटल होगी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बोल सकते हैं ऐसा, है ना। आपको लास्ट में मैंने बताया था कि क्रोमियम जो है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी थी। पावर मैग्नेट या सुपर मैग्नेट भी बना सकते थे हम लोग क्रोमियम से, ठीक है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रोमियम के ही एटम में, ठीक है, इन क्रोमियम का जो एक एटम जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कट करके मेटल को, क्रोमियम को, उसमें बीच बीच में जो स्पेसेस हैं अगर उनमें हमने इन एटम्स को ट्रैप करा लिया तो उससे अच्छी क्वालिटी के कटिंग आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, ऑपरेटिव मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ऑपरेशन करने के लिए जनरल आयरन, नॉर्मल अगर आयरन के आर्टिकल से आप ऑपरेशन कर सकते हो, कर पा रहे हो या दिमाग में हो कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वो ऑपरेट करने के लिए उन मेटल को जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कटिंग आर्टिकल्स बना सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी का जो कटिंग आर्टिकल बनता है वो क्रोमियम में इन मेटल्स को, छोटे एलिमेंट को, ठीक है, ट्रैप करा के इन बीच बीच में स्पेसेस में भर के बेस्ट क्वालिटी का नाइफ, ठीक है, सोर्ड्स, तलवार ना, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बेस्ट क्वालिटी के जो कटिंग आर्टिकल्स हैं उनको आप बना सकते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड वही है बेसिकली कि आपने बीच बीच में स्पेसेस देखे थे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मेटल के क्रिस्टल लैटिस में अगर हम जो बीच बीच में ट्रैप्स हैं उनमें छोटे एटम को ट्रैप करा लें, ठीक है, स्पेसेस हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उस टाइप के ऑब्टेन कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है।
तो ये बेसिकली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें डेफिनेशन पूछ दी जाती है इनकी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 वर्ड्स में आप इस तरीके से 1 मार्क्स में डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं ना, टाइटेनियम कार्बाइड, एमन नाइट्राइड, ठीक है, फेरिक हाइड्राइड और वेनेडियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड, इस तरीके से ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। दूसरा उसी का फॉर्मेशन देखेंगे आप, क्या है लिखा हुआ, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोइक्योमेट्री मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्पीसीज या फिर रेशियो, है ना। स्टोइक्योमेट्री का मतलब होता है कोफिशिएंट्स। एक तरीके से अगर आपके सामने कोई एक स्पीसीज लिखा हुआ है जिसमें अगर हम फॉर्मूले को देख के बोलना चाहें कि आप इस फॉर्मूले को देख के बताइए कि जो रेशियो है कार्बन और टाइटेनियम का, वो रेशियो क्या दिख रहा है हमको, तो जनरल रेशियो तो कोई भी देखेगा तो इस फॉर्मूले को क्या बोलेगा, 1:1 का रेशियो है। एटॉमिक रेशियो तो यही है, सही है ना। पर एटॉमिक रेशियो एग्जैक्ट जो फॉर्मूले में दिख रहा है वो नहीं होता। एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को समझने के लिए आपको ध्यान समझना होगा कर क्या रहे हम लोग, जैसे FeO दिया, ठीक है, इस तरीके से एक ऑक्साइड दे दिया। अगर इस ऑक्साइड की हम लोग बात करें तो इस ऑक्साइड में रेशियो देख के आप बताएंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें रेशियो 1 एटम आयरन है और 1 एटम ऑक्सीजन दिख रहा है अपने को, तो ये पर्टिकुलर इसका रेशियो एटॉमिक रेशियो है। पर एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रेशियो दिख रहा है वो रेशियो नहीं होता है। अगर इसके एग्जैक्ट रेशियो की बात करें तो ये रेशियो चेंज होता है, ठीक है ना। वो रेशियो 0.94:1 का होता है। मतलब ये रेशियो अगर आप समझ पाएं तो ये रेशियो थोड़ा सा वेरी कर जाता है इससे, जो एग्जैक्ट रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रेशियो थोड़ा सा इससे वेरी करता है, ठीक है, ये रेशियो होता है। तो अगर हम इस टाइप के कंपाउंड को बोलें, ठीक है, जिनमें एग्जैक्ट रेशियो जो है वो जिस तरीके से कंपाउंड लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें एग्जैक्ट रेशियो 1:1 का ना हो या एलिमेंटल रेशियो एग्जैक्ट ना हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। जिनमें बेसिकली नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब यही है कि उसमें रेशियो जो है, एलिमेंटल रेशियो जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट होल नंबर रेशियो नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप बेसिक जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर कंबाइन होता है तो उनमें मास रेशियो फिक्स होता है ना। तो उसमें से एक आप जो जोसेफ प्राउस्ट का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक ये ड्रॉबैक के फॉर्म में हो सकता है कि नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब ऐसे है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें रेशियो या एलिमेंटल रेशियो जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की लिखी हुई है आपके सामने। जैसे मैंने बताया था आपको कि प्योर मेटल से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है, वो हार्ड हो जाते हैं। आपको बताया मैंने हार्ड कटिंग आर्टिकल्स बनाए रहे हैं, ठीक है। रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अदर एलिमेंट को उनमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, उन बीच में स्मॉल एटम्स को ट्रैप करा दिया तो उनकी मेटालिक कंडक्टिविटी चेंज हो गई होगी, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो रिटेन करते हैं अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को, रिटेन करते हैं। भले ही नॉन मेटल आपने बीच में ऐड कर दिया है, बट उसके बावजूद भी वो कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, अपनी कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली बदल जाती हैं और केमिकली इनर्ट हो जाते हैं वो, इसलिए क्योंकि देखो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना। अब रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि मेटल तो ऑलरेडी ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी, रस्टिंग ऑफ आयरन देखो आप, वो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए बीच बीच में जो ट्रैप्स थे जिनमें आप अदर दूसरे एलिमेंट को मिलाते तो वो आपस में इंटरेक्शन शो करते, वो इंटरेक्शन के लिए प्लेस फ्री नहीं है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वो केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। चलिए इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। हम लोग ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक मेटल से एलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है। आप स्टील, ब्रास, इन सब के एग्जांपल्स जानते हैं, है ना। एलॉय फॉर्मेशन वही है बेसिकली, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो इनके एलॉयस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड मेटल, उसको हम लोग एलॉय बोल रहे हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई अलोंग दी अदर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ और प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलैरिटी शो करती हैं। अब आपने वेरिएशन देखा था, ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएशन किस तरीके से था, रेगुलर नहीं था, है ना। ऐसा नहीं है कि रेगुलर वेरिएशन हो रहा है, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो रेडियस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है अपने को, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। दो अदर अलग अलग एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, है ना, जैसे आयरन और निकल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आयरन और निकल की प्रॉपर्टीज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी तो इनको हम आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑब्टेन होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलॉय। तो मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड मेटल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलॉय फॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज क्या होंगी एलॉय की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो हार्ड होते हैं जनरली, वो भी हार्ड होते हैं, ठीक है। ऑफन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो सकता है, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, जैसे जिंक और मरकरी को मिला दिया है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा, ठीक है।
ना, अमलगम बोलते हैं उसको, आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो बेटर कंडक्टिविटी, तो अगर मेटल और मेटल है, दो अलग अलग मेटल है जिनकी अलग अलग कंडक्टिविटी है, तो जब हम उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, मतलब उनको इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है, तो बेटर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं ऐसा। अब आते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट, तो उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसे होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं, बट हम लोग यहाँ ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स और उनके नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, अब आपने देखा था ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वेरिएबल है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, जैसे आयरन का +2 वाला ऑक्साइड जो है वो +4 वाले ऑक्साइड के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा होगा, +3 वाला ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, इस तरीके से। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के लिए एक जनरल ट्रिक बताई गई है यहाँ पर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और आप ध्यान से जानते हैं इस पर्टिकुलर रूल को हम लोग फजान रूल में पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के, कि अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज उस पर ज्यादा होता है, यही ना, यही पढ़ा हमने, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया रहा होगा। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसी में आयनिक कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट उस स्पीसीज का ज्यादा होगा जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात कुछ ऐसी सी हो गई कि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड होता है। तो दो स्पीसीज में अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उनको मेल्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी में अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर के हो सकता है। आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उनका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, पर उनका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। दो स्पीसीज हैं जिनका आयनिक कैरेक्टर अगर आपको कंपेयर करना हुआ तो किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, Cr2O3 एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर से आप कंपेयर कर सकते हैं इनको, कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने का मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आयनिक कैरेक्टर कम है तो उसका बेसिकली आप मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो क्या होगा, कम होगा, ठीक। अगर आयनिक कैरेक्टर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हाँ, इसमें नेचर के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है तो मेटल, जो भी मेटल का ऑक्साइड है अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज में एसिडिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसी बात को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि अगर कोई स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज में एसिडिक स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर स्पीसीज का एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है, ठीक है, दो स्पीसीज आपके सामने लिखी गई, एक में +2 ऑक्सीडेशन +2 चार्ज है और एक में +3 चार्ज है, ठीक है। तो +3 वाला जो होगा वो एसिडिक की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अगर मेटल अच्छा होगा तो उसका बेस अच्छा होगा, ऑक्साइड के बेसिस में ना। आपने एक लाइन पढ़ी हुई है, बहुत फेमस लाइन है, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेटल के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इन सबका नेचर कैसा होता है, बेसिक, ठीक है, वो बेसिक नेचर के हैं। अगर कोई स्पीसीज मेटल है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकता है, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना हमारे लिए आसान होता है इन कंपेरिजन टू 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ना, तो मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ अगर कोई मेटल अप्रोच कर रहा है, किसी का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर बेसिक होने के बजाय एसिडिक होने लगेगा, चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी ना। तो वही बात यहाँ कही जा रही है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, मेटल का ऑक्साइड जो है अगर उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ज्यादा है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, ठीक है, उसमें बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा। चलिए
कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पढ़ा जाए तो देखो यहाँ +3 वेनेडियम का कुछ ऑक्साइड लिखा हुआ है, ट्राई ऑक्साइड लिखा हुआ है, टेट्रा ऑक्साइड लिखा हुआ है और पेंटा ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको +3 वाला ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर पे हम लोग बेसिक कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं वेनेडियम के लिए। +4 में लेस बेसिक, इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम हो गई, एसिडिटी थोड़ी कम हो गई, और एम्फोटेरिक स्पीसीज मतलब इसका ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर वेनेडियम का कोई और ऑक्साइड होता जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर वेनेडियम का आगे बढ़ता, क्योंकि +5 मैक्सिमम है, पर अगर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता तो उसका नेचर कैसा हो जाता, एसिडिक, ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे ही सेम यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने कि +2 क्रोमियम का ऑक्साइड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो बेसिक है, +3 वाले में एम्फोटेरिक नेचर का है, पर +6 वाले में कैसा नेचर शो कर रहा है, ये एसिडिक नेचर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ अगर कोई मेटल अप्रोच कर रहा है तो उसके ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे, ठीक है, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ सर्टेन कंपाउंड हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेड कंपाउंड है जिन, क्योंकि बेसिकली इनके एप्लीकेशंस आते हैं, है ना, इनका प्रॉपर्टी तो हमको जानना ही है पर साथ ही साथ इनके एप्लीकेशंस आते हैं। तो हम लोग इनके प्रिपरेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है हमारा वो है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हम लोग किससे करते हैं, फेरोक्रोम से, है ना। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग किससे बनाते हैं, फेरोक्रोम। अगर इस फॉर्मूले को, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने FeCr2O4, इस फॉर्मूले को एक फॉर्म में और पूछ दिया जाता है आपसे FeOCr2O3 डॉट करके ना, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ना ट्राईऑक्साइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको एक साथ मिला के इस तरीके से, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जाता है FeCr2O4, ठीक है। फेरोक्रोम बोलते हैं इसको। फेरोक्रोम से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अगर ओर की बात पूछी जाएगी कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए ओर क्या यूज करते हो, तो ओर क्या है इसका, फेरोक्रोम। आप एमसीक्यू में भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर एमसीक्यू में पूछा हुआ है, वैसे आया है ये सब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में तुम्हारे पूछे हुए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते टाइम हम लोग फेरोक्रोम जो है वो एज अ ओर यूज करते हैं, ओके। अब करते क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कराते हैं हम लोग, ठीक है, फ्यूज कराते हैं, है ना। तो पहले वाले स्टेप में बनता है सोडियम क्रोमेट जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट बनेगा, साथ में आयरन ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस निकल जाती है। पहले स्टेप में यही हुआ है, ठीक है। येलो कलर का सोल्यूशन होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, है ना। पीपीटी के फॉर्म में ये बन रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। अब ये जो स्पीसीज बना है हमारे सामने, ठीक है, सोडियम क्रोमेट जो कंपाउंड बना है, इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करा लेंगे तब भी सेम कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 के साथ ट्रीट किया, ठीक है। तो ये बनाता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाया है ना। तो सोडियम डाइक्रोमेट पहला ये हमारा कंपाउंड बना था, पर हमको बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो हम सोडियम डाइक्रोमेट को यूज कर लेंगे अगले रिएक्शन में, आने वाले स्टेप में। स्टेप नंबर 3 में हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट लगा के रिप्लेस कर लेंगे ना, यहां से सोडियम को यहां क्लोराइड के साथ और पोटेशियम को क्रोमेट के साथ रिप्लेस कर लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या बना लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये पहला प्रिपरेशन है, 3 स्टेप की रिएक्शन आपने पढ़ी। पहले स्टेप में क्या करना है, हमको कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना है, ठीक है, तो वो बनाता है सोडियम क्रोमेट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इस तरीके से। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर स्पीसीज को उठा के फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे एसिडिक मीडियम में। तो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना लेता है, डाइक्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बना, ठीक है। फिर फर्दर क्या करेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ स्विच कर लेंगे, तो आयन स्विच होके यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है, 3 स्टेप में है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आता है ये सेम फिर भी रिएक्शन, आप ध्यान रखेंगे, इसको आता रहता है इसका। एक आयनिक
इक्वेशन के फॉर्म में ये दिया हुआ है क्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट को अगर हम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एसिडिक मीडियम में, ठीक है, उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके ना, इसको ऑक्सीडाइज करके। जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर की इस तरीके से अगर हमको इससे यहाँ तक पहुँचना है तो हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर लें, तब भी ये रिवर्सिबल है, दोनों साइड में रिएक्शन हो सकती है, तो रिवर्सिबल है ना। क्रोमेट से डाइक्रोमेट, वीक एसिड या एल्कलाइन सोल्यूशन बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम में कराएंगे, तब भी देख रहे हैं आप इस तरीके से ये कन्वर्जन हो सकता है ना। अब अगेन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे इसको कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप जानते हैं इसके बारे में कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना। कोई अगर किसी का ऑक्सीडेशन वगैरह करना है हमको, उनको ऑक्सीडाइज करके हायर नंबर ऑफ स्टेट में पहुंचाना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं ना। ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। एजेंट बेसिकली वो होते हैं जो किसी दूसरे का काम कर रहे होते हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये और केमिनोफोर, इसी के बाद वाला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। किस तरीके से इनका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होता है, किस तरीके से, एक आपके सामने कुछ एपरेटस बनाए हुए हैं हमने जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसको टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। टाइट्रेशन इन द सेंस कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिससे आप एक नोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से एक अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। तो ये जो टाइट्रेशन का मेथड बच्चों, वो कुछ इस तरीके के एक एपरेटस में किया जाता है, ठीक है ना। इसमें K2Cr2O7 का सोल्यूशन इस तरीके से इसमें फिल कर दिया गया है, और जो हमारे सामने रखा हुआ है कंपाउंड जिसका हमको कंसंट्रेशन जो है वो पता करना होता है, उसी में मिलाते हैं, तो इसका कलर जो है वो कुछ तरीके से चेंज होता है। एक पॉइंट के बाद जिसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, उस एंड पॉइंट पर उसका कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, वेरी होगा, जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि किसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग और ना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं। इसमें कुछ एपरेटस है जिनका आप नाम जानते हैं, इस एपरेटस को बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट बोलते हैं, आप इसको जानते हो, ठीक है। बीकर है ये, वैसे ये कोनिकल फ्लास्क में, ये टाइट्रेशन जो है वो कोनिकल फ्लास्क कुछ इस तरीके का एपरेटस होता है, उसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में जो है वो केमिनोफोर और K2Cr2O7 का टाइट्रेशन जो है वो फॉर्म करते हैं हम लोग। तो कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि दोनों का कलर ऑरेंज था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है जिनकी हेल्प से आप पहचान कर सकते हो। ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आप जानते हैं एसिटिक एसिड या कोई भी ऐसा स्पीसीज जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाए ना, तो इस टाइप के स्पीसीज को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट्स या पोलर कंपाउंड्स। तो वो अगर अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी जो है वो इस कंपाउंड की, डाइक्रोमेट की, ज़्यादा होती है ना। और इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, टाइट्रेशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है आपके सामने कि जैसे हम लोग इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बारे में बात करने वाले हैं। तो एसिडिक मीडियम में इसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये अपने यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्रोमियम का, +6। क्या किया इसने, अपना रिडक्शन किया, खुद का रिडक्शन करेगा, इसका मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन, किसी और स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम, +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसी दूसरे स्पीसीज को देके उसका ऑक्सीडेशन करेगा, उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.33 होता है। आप देख रहे हो अगर पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। अब आपने पढ़ा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है कॉपर का, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि कॉपर ही एक एलिमेंट था उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, थर्ड सीरीज में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है ना। तो कॉपर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कई कुछ केसेस में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में।
यहाँ कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है कि ब्रीथ एनालाइजर, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो फिल्म वगैरह में देखा होगा कि वो ब्रीथ करा के चेक करते हैं कि इन्होंने अल्कोहल जो है वो कितना अमाउंट में कंज्यूम किया है। तो वो जो कंजम्पशन है वो डार्क और लाइट ग्रीन के बेसिस पर वो कलर जो है वो अपीयर होता है। व्हेन ऑरेंज कलर रिएक्ट विथ अल्कोहल इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन सोल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट वो पर्टिकुलर एनालाइजर में अवेलेबल होता है, ठीक है। और हमारे पास क्रोमियम सल्फेट है वो अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है ना। तो अगर हमारे +6 है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका +6 है तो येलो कलर होगा, किसी ने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है तो +6 होगा, ठीक है। पर अगर किसी ने एसिडिक मीडियम, जैसे लाइक अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अगर किसी ने एसिड कंज्यूम किया हुआ है, अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है ना, तो अगर उसने ब्रीथ करके उसमें एनालाइजर में चेक करने के लिए जो है वो फूंक मारी तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर लाइट है तो आपने हल्का ड्रिंक किया हुआ है, पर अगर डार्क ग्रीन आ गया, कुछ देखते हो सायरन बजने लगते हैं उसमें, है ना। तो अगर ज़्यादा डार्क ग्रीन हो गया तो आप कंफर्म हो जाओगे कि ये भाई ड्रंक है, आप इनको जेल में डाल सकते हो। प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं, आप इसको एज इट इज़ ध्यान रखेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे पेपर में आ जाता है। कैसे करना है, अगर आयोडाइड दिया हुआ है, आई पर नेगेटिव चार्ज का मतलब आयोडाइड दिया हुआ है, अगर ये आयोडाइड दिया हुआ है ना, आई नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ आके 0 हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे कि K2Cr2O7 वाली जो पीछे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी एसिडिक मीडियम वाली, उनके साथ इसको जोड़ के लिखना है। वो हाफ रिएक्शन थी, ये हाफ रिएक्शन है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से जोड़ के आप ये पर्टिकुलर कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हो इनका ना। तो क्या बताया मैंने कि आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सल्फाइड, यहाँ सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको कि 2 नेगेटिव चार्ज सल्फर पे अवेलेबल होगा, यहाँ जाके ये क्या हो गया 0। सल्फर, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है ना, K2Cr2O7 जो है डाइक्रोमेट जो है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। आगे लिखा हुआ है SN2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, स्टैनस को स्टैनिक में कन्वर्ट कर देता है, मतलब SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ 2 पॉजिटिव था, इसको कहाँ पहुँचा दिया 4 पॉजिटिव में, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया इसने। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर को +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसने। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है K2Cr2O7 की, ध्यान रखेंगे आप। अगला हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखते हैं। आपने बहुत कई बार इसके एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए होंगे। आपने जो टाइट्रेशन किया हुआ है वो KMnO4 के लिए ही टाइट्रेशन किया हुआ था, पिंक कलर का KMnO4, ठीक है। उसके कलर को बेसिकली हम लोगों ने चेंज किया था, लाइट पिंक में कन्वर्ट किया था ना, ऑक्सैलिक एसिड से किया होगा, मोहर सॉल्ट से किया होगा, ठीक है। तो टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में आप इसको पढ़े होंगे, बट एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं। कैसे किया आपने, जैसे देखो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें कि प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, तो जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का वो हम लोग करते हैं पाइरोल्यूसाइड से। जो ओर लेते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर KMnO4 को बनाने के लिए, वो ओर का नाम है पाइरोल्यूसाइड, ठीक है। पाइरोल्यूसाइड जो है वो ये ओर हम यूज करते हैं KOH और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बनाता है K2MnO4, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है, ये हमको नहीं बनाना है, हमको KMnO4 चाहिए, ठीक है। तो हम जब KMnO4 बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं ना। इसका रिएक्शन K2MnO4 का ये दिया हुआ है, वैसे ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, पर हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर K के 2 एटम्स, 2 आयंस जो है वो अवेलेबल रहे होंगे ना, यहाँ 2 पॉजिटिव, तो K2MnO4 ये पर्टिकुलर एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्ट किया, तो ये MnO4 सिंगल नेगेटिव, MnO2 पाइरोल्यूसाइड जो अभी पीछे हमने पढ़ा जिससे बनाते हैं हम लोग, और H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये बेसिकली इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो दी हुई है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से चेंज होता है सेम एलिमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उनमें यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनको काम किया जाता है। KClO3 में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन KClO3 में KCl और O2 अलग अलग फॉर्म्स में मिल जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह चेंज हो जाता है। तो वो लिखा हुआ है उसी तरीके से कि आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं।
प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, दूसरा प्रिपरेशन दिया हुआ देखो, कॉमर्शियल मेथड दिया हुआ है कि फ्यूज़ कर दें हम KOH और KNO3 या फिर ऑक्सीडाइज कर दें एयर के साथ में, O2 के साथ रिएक्ट करा दें KOH और साथ, या फिर KNO3 के साथ में रिएक्शन करा दे, तो ये क्या बना लेता है K2MnO4, है ना। फिर उसके बाद उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इन एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में, ठीक है, KMnO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कॉमर्शियल मेथड था। ये कॉमर्शियल मेथड है, मतलब लार्ज अमाउंट पे, लार्ज स्केल पे अगर हमको KMnO4 बनाना होगा तो हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और दूसरा लैब मेथड है, आप मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन करा के उसको बना सकते हो। Mn2 पॉजिटिव दिया हुआ है ना। अगर हम H2S2O8 ओलियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, H2S2O8 ओलियम बोलते हैं उसको, ओलियम के साथ एक्वा सोल्यूशन में अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं इसको, तो ये बना लेता है KMnO4 ना। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा, +7। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, ठीक है। तो ये देखो +2 से कहाँ चला गया, +7 में, ठीक है। SO4 में कन्वर्ट हो गया और H+ में, ठीक है। हम इनकी नेचर की अगर बात करें तो इनका नेचर कैसा है, तो जो KMnO4 है ये +7, हाई Mn जो है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में अवेलेबल है। तो क्योंकि अब सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वाले निकाल चुके हैं, नो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनका नेचर कैसा होगा, अनपरा। आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, एक ट्रिक बताई थी आपको कि आप याद कैसे रखेंगे, अनपरा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड होंगे तो किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। अनपेयर्ड होंगे तो किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इस तरीके से तो KMnO4 जो है वो इसका नेचर लिखा हुआ है, इस तरीके से इसको आप अलग अलग फॉर्म्स में जान सकते हैं। डिकम्पोज किया हुआ है ना, डिकम्पोज किया हुआ देख लो आप, इसमें डिकम्पोजिशन हुआ है। एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और वही अगर एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है ना, स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, एक जैसा है। जैसे Mn में एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और सिंगल एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। वो जो पीछे वाला ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, वहाँ भी डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा ना। तो इस तरीके से 2 3 2 4 6 एक साथ, यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रेट +7 में है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव, 2 एटम सिंगल बॉन्ड में है और एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर 2 2 4 1 6 एक साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 7 बॉन्ड है, इसमें केवल एक ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। एक को मैग्नेट बोलते हैं, एक को पर मैग्नेट बोलते हैं ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम में भी होता है, न्यूट्रल मीडियम में होता है ना। तीनों तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम का रिएक्शन दिया हुआ है, किस तरीके से एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो आप, पॉजिटिव है ना। तो बेसिकली अगर ऐसा देखा जाए कि पहले वाले और इसको कंपेयर किया जाए तो KMnO4 जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता था, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी लिखी हुई है, 1.52 के बराबर। चलिए, तो बेसिकली एसिडिक मीडियम में देखो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि MnO4 H+, 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 पॉजिटिव। इसने क्या किया, खुद का रिडक्शन कर लिया, तो सामने वाला क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ये भी सेम उसी तरीके से आयोडाइड को आयोडीन में ना, सल्फाइड को सल्फर में, अलग अलग तरीके से। देखो यहाँ लिखा हुआ रिएक्शन, क्या लिखा कि आयोडाइड को कन्वर्ट कर दिया इसमें किसने, आयोडीन में, ठीक है। मतलब आयोडाइड मतलब आयोडीन पर एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, आयोडाइड बोल रहे हैं, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, ये 0 चार्ज, ठीक है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज से वो 0 में चला गया तो इस तरीके से आप उसके रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। पीछे जो रिएक्शन लिखा था ना उसी में सेम इन्हीं को जोड़ के लिखा है। देखो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट को से जोड़ के लिख दिया गया है यहाँ पर इस तरीके से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पेपर में जब आता है तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है ना। तो 10I नेगेटिव, 2 MnO4 नेगेटिव, 16H+, MnO2 2, 8H2O एंड 5I2। तो इस तरीके से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी होती है। चलिए दूसरा देखो, आयरन +2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, +3 में ना। आयरन +2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, +3 में। ये वाली रिएक्शन आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल में आप कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये ऑक्सलेट है, ठीक है, ये ऑक्सलेट आयन दिया हुआ है, ठीक है। पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हम यहाँ KMnO4 के साथ H+ के साथ मिला के ट्रीट करते हैं तो एक टाइम के बाद देखते हो लाइट पिंक हो जाता है ना। तो वही बेसिकली ये पर्टिकुलर हमको बताता है स्पीसीज। तो ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या ऑक्सलेट को
ऑक्सलेट को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, CO2 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके ऑक्सलेट 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। नाइट्राइट NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देगा। हाँ देखो, NO2 दिया हुआ है, अगर हमारे पास नाइट्राइट बोलते हैं, NO2 पर एक नेगेटिव चार्ज नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 पर एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रेट बोलते हैं ना, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो NO2 पर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, NO3 पर एक नेगेटिव चार्ज। सेम उसी पैटर्न पे आपने देखा हुआ है एसिडिक मीडियम में किस तरीके से ये रिएक्शन कर रहा है, या न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्शन कर रहा है। अब बेसिक मीडियम में देखो और बेहतर तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान सकते हैं। जैसे यहाँ पहले वाले स्टेप में ही लिखा हुआ है इस तरीके से सल्फेट या हाँ सल्फेट को डाई सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया इसने, है ना। आयोडाइड को IO3 में कन्वर्ट कर दिया है, आयोडेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे सिल्वर के कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक क्लोराइड है ना, वाइट विट्रॉल, ये बाई नेम पूछे जाते हैं। वाइट विट्रॉल किसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट को। ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, है ना, 5H2O के साथ में। और कॉपर ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट में रहेगा। आयरन ऑक्साइड आप जानते ही हैं FeO को, ठीक है। और ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं, आयरन अगर है ना +2 वाले में सल्फेट के साथ है तो ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं इसको। फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड FeCl3 इस पर्टिकुलर। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये, इनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी आपको करना है, ठीक है। तो बेसिकली आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो F ब्लॉक का है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो हमको पढ़ने हैं, किनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में किस तरीके से KMnO4 ट्रीट करता है, यही सारी चीज़ें। तो आज के सेशन से बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि अगर हमको कहीं किसी का ऑक्सीडेशन करना है तो हम KMnO4 यूज़ करेंगे, अगर कोई और स्पीसीज यूज़ करनी है तो किस तरीके से उनके केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाले टॉपिक में हम लोग F ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।